हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आज थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया, कुछ पर्सनल रीज़न थे, मुझे कहीं जाना पड़ गया। इस वजह से वीडियो लेक्चर्स थोड़ा सा लेट हो रहे हैं आने में। खैर कोई बात नहीं। ज़रूरी ये है कि लेक्चर्स आप तक रोज़ पहुँचें। और उम्मीद करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि वो लेक्चर्स आप तक रोज़ पहुँचें और क्वालिटी कंटेंट पहुँचे, वो चाहे पीडीएफ हो चाहे लेक्चर्स हो। और मैंने बिल्कुल आप लोग को फ्री कर दिया है। आप लोग को कोई भी आपके जो ग्रीवेंसेस हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू टॉपिक्स, रिलेटेड टू वीडियोस, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूँगा। लेट ही करूँगा या जल्दी करूँगा वो आपको उसी टाइम पता चलेगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ा है जिसे व्हाट्सएप पे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे उसके लिए कॉल भी कर सकते हो। तो मैं आपका कॉल रिसीव अगर उस समय नहीं कर पाया तो कॉल बैक करके आपसे बात करूंगा, लेकिन आपके लेक्चर्स, आपके जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश देन एंड देयर करूंगा। तो चलिए आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं टॉपिक लेकर चल रहा था बीएनएस का जनरल एक्सेप्शन जो कि चैप्टर 2 है बीएनएस का। और पहले ये सेक्शन 76 टू 106 हुआ करता था आईपीसी में। अब इसका प्रारूप चेंज हुआ है। अब इसके जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं सेक्शंस के, वो चेंज हुए हैं। तो अब हमें कुछ डिफरेंट याद करना है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे बोला था कि आप लोगों को इंडेक्स पर विशेषतः ध्यान देना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब आपको न्यू सेक्शंस और टाइटल मिल रहे हैं। टाइटल तो सेम है, सेक्शंस न्यू मिल रहे हैं। तो आपको इंडेक्स अपना याद करना है, कंठस्थ करना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। और जो याद करने वाली चीज़ है वो तो भाई आप ही करोगे। मैं याद नहीं करवा सकता आपको 48 मिनट में, 1 घंटे में, वो आपको ही करना है। कॉन्सेप्ट कुछ अगर दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अपने टॉपिक को आगे लेकर चलता हूँ। जो जनरल एक्सेप्शंस था उसमें हम सेक्शन 30 मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैं एक बार फिर उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ चूँकि लेक्चर अब नया आ रहा है। तो सेक्शन 30 पे चलते हैं। ये प्रोवाइड करता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म। मतलब कोई हार्म हुई है उसके कारण से अपराध नहीं बनता। क्यों? विच इट में कॉज टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति को ऐसा हार्म दिया गया है। फॉर हुज बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए। मतलब किसी व्यक्ति को उसके बेनिफिट के लिए आपने क्या दिया है, उसे कोई हार्म दिया है, वो हर्ट हुआ है। ठीक है। इट इज़ डन इन गुड फेथ, ये सद्भावना पूर्वक किया गया है, गुड फेथ में किया गया है, उसकी भलाई के लिए किया गया है। ठीक है। इवन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, मतलब उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना, मतलब उस व्यक्ति की सहमति के बिना हमने उसके लिए कुछ ऐसा किया है जो उसको हार्म कर रहा है, लेकिन उसकी बेनिफिट के लिए हो रहा है और हमने गुड फेथ में किया है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच, ऐसी परिस्थितियां कैसी थी? परिस्थितियां ऐसी थी दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि पॉसिबल नहीं था फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, कि वो व्यक्ति अपना कंसेंट दे पाता। ठीक है। तो मतलब ये कि हमने किसी व्यक्ति के लिए कुछ किया, उस व्यक्ति को उससे हार्म हुआ, लेकिन जो हमने उसको हार्म किया है, ठीक है, वो उसके बेनिफिट के लिए किया है। ठीक है। विदाउट एनी इंटेंशन किया है, गुड फेथ में किया है। वर्ड्स पर देखिए, गुड फेथ, हमारा फेथ क्या था? गुड था, उसके लिए हमारी सोच अच्छी थी, इसका भला हो जाए। गुड फेथ में किया है, उसके बेनिफिट के लिए किया है। वो कंसेंट देने लायक उस समय नहीं था, परिस्थितियां ऐसी थीं। ठीक है। और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट एंड हैज़ नो गार्जियन, पहली परिस्थिति क्या थी कि वो व्यक्ति कंसेंट देने योग्य नहीं था, मतलब वो कंसेंट नहीं दे पा रहा था। भाई वो, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो इतना इतना इंजर्ड हो गया है, उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए किसी को कि मुझे मेरा ऑपरेशन कर दो या मुझे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दो, समथिंग एल्स। तो इस कंडीशन में क्या है, हमें उसकी कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, अगर डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो वो एक चीरा लगाएगा, स्टिच देगा, ठीक है, इंसिशन देगा, कट देगा, तो वो एक हर्ट है, वो हार्म है, लेकिन वो क्या उसकी बेनिफिट के लिए तो हो रहा है। और डॉक्टर क्या इंटेंशन है डॉक्टर का कि उसकी डेथ हो जाए? नहीं,
वो उसके वेलबिंग के लिए ऐसा कर रहा है, तो गुड फेथ में कर रहा है, उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, उसके विदाउट कंसेंट में कर रहा है। तो पहली कंसेंट क्या, जब वो देने लायक नहीं था, और दूसरी कंसेंट क्या है कि पहली कंसेंट क्या है कि वो देने लायक नहीं था, और दूसरी कंसेंट में क्या है कि उसके गार्जियन भी कोई नहीं है जो उसकी तरफ से कंसेंट दे पाए, एंड हैज़ नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम फ्रॉम whom it is possible to obtain consent। अब उसके कोई गार्जियन भी नहीं है जिससे कि कंसेंट ली जा सके इन टाइम फॉर द थिंग टू बी डन विद बेनिफिट। ठीक है, अब देखिए कंसेंट आप ले सकते हैं, लेकिन कंसेंट क्या ये ले सकते हैं कि ज़रा मैं आपकी एक स्वीकृति चाहता हूँ, तो व्यक्ति बोलेगा जी बताइए, कि मैं आपकी मृत्यु करना चाहता हूँ, कोई ऐसी स्वीकृति आपको देगा? नहीं देगा। कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको ग्रीवियस हर्ट करना चाहता हूँ, कभी नहीं देगा। हर्ट करना चाहता हूँ, कभी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेंट नहीं मानी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू। मतलब अब ये एक्सेप्शन क्या था कि हम विदाउट उसकी कंसेंट के उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में उसका क्या कर रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कि वो बहुत घायल है, तड़प रहा है, तो चलो उसका गला दबा दें इसकी कंसेंट के बिना, क्योंकि बहुत तड़प रहा है ये, तो चलो उसका गला दबा दें। ये कोई कंसेंट नहीं है, उसकी डेथ हो जाएगी। कोई कंसेंटेड एक्ट ऐसा नहीं है जिससे आप किसी की डेथ कर सको। या कोई व्यक्ति बहुत हर्ट हो गया है, ठीक है, उसका हाथ कट गया है और आधा हाथ लटक रहा है, आपका हो गया यार आधा हाथ लटक रहा है, दर्द हो रहा है, पूरा हाथ काट देते हैं, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। तो इसका भी कंसेंट आपको अपने से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका कंसेंट किसी तरीके से नहीं मिल सकता आपको, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इसका एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। आप किसी की डेथ या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ नहीं कर सकते। ठीक है, कि जी ये कंसेंट देने लायक नहीं था तो हमने खुद ही कंसेंट मान ली और इसकी डेथ कर दी या अटेम्प्ट कर दिया। या द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, या ऐसा करने से इसकी मृत्यु हो जाएगी और आप ऐसा कर रहे हो। फॉर एनी अदर पर्पज देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। केवल आप किस कंडीशन में किसी व्यक्ति के कंसेंट के बिना उसके बेनिफिट के लिए कोई एक्ट कर सकते हो? जब उसको डेथ से बचाना हो, उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाना हो, उसको इंजरी से बचाना हो, मतलब उसकी वेलबिंग के लिए आप जो भी एक्ट कर सकते हो विदाउट कंसेंट, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो कर सकते हो। द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, किसी अपराध के दुष्प्रेरण, टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। ठीक है, मतलब उन अपराधों के लिए भी नहीं है जिसके लिए अबेटमेंट किया जा सकता है। मतलब द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, किसी अपराध का दुष्प्रेरण, टू द कमिटिंग ऑफ विच, जिसको करने के लिए इट वुड नॉट एक्सटेंड, जिसको करने के लिए भी ये कंसेंट एक्सटेंड नहीं होती। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु कर इनका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ब्लड चला गया है, ये बचेंगे नहीं, भाई साहब एक काम करिए कि इनको जो है इनका गला दबा दीजिए जिससे इनकी आत्मा को शांति मिल जाए, परेशानी दूर हो जाए। तो ये अबेटमेंट ये भी नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, तो किसी को आप अबेट भी नहीं कर सकते उन अपराधों को करने के लिए और विदाउट कंसेंट। ठीक है, कि वो तो कंसेंट दे नहीं पा रहे थे तो मैंने कंसेंट दे दी कि इनका गला दबा दो, ये भी नहीं चलेगा। तो ये इसके एक्सेप्शंस में नहीं आता ये पॉइंट। अब जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, जेड अपने घोड़े से गिर जाता है, एंड इज इनसेंसिबल, उसको सेंस नहीं होता, वो बेहोश हो जाता है। ए सर्जन, एक सर्जन है ए, वो क्या देखता है, जेड रिक्वायर्स टू बी ट्रेपेंड, मतलब जल्दी से उसको फर्स्ट एड उसको क्या करा जाए, उसको पट्टी छट्टी उसकी करी जाए। ए नॉट इंटेंडिंग जेड्स डेथ, ए की इंटेंशन क्या है, जेड की डेथ करने की नहीं है, बट इन गुड फेथ फॉर जेड बेनिफिट परफॉर्म दी ट्रिपेंड बिफोर दैट रिकवर हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति अगर बाइक से जा रहा है, बाइक से गिर गया, तो हमारा क्या एक हमारी पब्लिक ड्यूटी भी क्या बनती है कि हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रोकें। ठीक है, या उस समय जो भी उसकी वेलबिंग के लिए उसकी बेनिफिट के लिए कर सकते हैं वो करें। ऐसा करने के लिए कोई भी ऑफेंस नहीं बनता और हम उसको ये ऐसा विदाउट उसकी कंसेंट के कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए सेक्शन 31 पे आते हैं, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन जो कि गुड फेथ में की गई है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, इस कारण से कि कोई हार्म हो गया है, टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसको ऐसी कम्युनिकेशन की गई है उसको हार्म हो गया है, केवल इसलिए ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। इफ़ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, अगर वो उसकी बेनिफिट के लिए हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, ठीक है, और वो एक ऐसी
डिजीज़ से गो थ्रू हो रहा है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। तो वो अपने डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या चांसेस हैं मेरे, क्या मैं कितने दिन तक जी सकता हूँ। तो देखिए डॉक्टर ने क्या बोला कि देखिए आपके चांसेस कम हैं और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, आपको जो भी वसीयत या जो भी कुछ करना है आप कर दीजिए क्योंकि आपके पास बहुत कम डेज़ बचे हैं। तो ये डॉक्टर ने गुड फेथ में किया है और अगर इस वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे डॉक्टर लायबल नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने यहाँ पे गुड फेथ में वो चीज़ कही है और उसको सच्चाई से सामना करवाया है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए डॉक्टर बोल देता कि नहीं आप तो अभी बहुत जिएंगे, अभी तो आप 20 साल और जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत मेडिसिन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, और उस केस में उसकी डेथ होती तो उसके जो भी काम बचे हुए थे, जो भी उसकी लाइबिलिटी बची हुई थी अपने घर वालों के प्रति, जो भी उसको करना था लीगली, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको कंप्लीट करने थे वो ना कर पाता। तो कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो कि गुड फेथ में हुआ है, मतलब सद्भावना सद्भावना सहित है, सद्भावना है उसमें, उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए है और कोई इंटेंशन नहीं है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, और ऐसा किया गया है और अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं बनता। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक सर्जन है, गुड फेथ में कम्युनिकेट करता है पेशेंट को कि उसके ओपिनियन में वो पेशेंट जीवित नहीं रह पाएगा। द पेशेंट डाइज, और पेशेंट मर जाता है शॉक में। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ। इसके होते हुए भी कि वो जानता था कि ऐसा करने से पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसने गुड फेथ में पेशेंट को कम्युनिकेट किया और उस वजह से उसको शॉक लगा और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे कोई अपराध नहीं बनता। अब देखिए 32 पे आते हैं, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट, मतलब किसी व्यक्ति को डरा के धमका के कोई एक्ट करवाना। ठीक है, तो एक्सेप्ट मर्डर, आप मर्डर नहीं कर सकते किसी का, किसी के डर दबाव में आके, या आप कोई ऐसा ऑफेंस नहीं कर सकते जो कि स्टेट के अगेंस्ट है और पनिशेबल विद डेथ है। दोबारा मैं इसको दोहराता हूँ, दोबारा रिट्रीट करता हूँ, कोई भी ऐसा ऑफेंस आप नहीं करेंगे जो कि पनिशेबल विद डेथ हो या मर्डर हो। कब नहीं करेंगे? किसी डर दबाव में आके। मतलब ए बोलता है बी से कि अगर तुमने सी को अभी गोली नहीं मारी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करता। आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरी की जान नहीं ले सकते, आप ही मर जाइए। ठीक है, या आरपीडी का यूज करिए। तो एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर को छोड़कर, और एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, राज्य के विरुद्ध वो अपराध जिनकी सजा मृत्यु है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट, जिसको कि डरा कर वो काम कंपेल्ड किया गया है, डरा कर उसको, जैसे कहते हैं कि कंपेल्ड किया गया है, उसको मजबूर किया गया है कि तुम ऐसा काम करो, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be consequence, कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आज तो मैं गया, मेरी मौत हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा यही एक्सप्लेनेशन है कि किसी व्यक्ति की आप डेथ नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति की, देखिए आप किसी का मर्डर नहीं करोगे और ऐसा कोई अपराध नहीं करोगे अगेंस्ट द स्टेट जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ है। अगेंस्ट द स्टेट मीन्स अगर आप किसी का रेप करते हो, किसी का मर्डर करते हो, ठीक है, किसी के ऊपर एसिड थ्रो करते हो, तो सब कुछ अगेंस्ट द स्टेट होता है। मतलब अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऑफेंस, आप अगर सिंपल सा देखो, अगर आप थोड़ा सा जानते हो कोर्ट्स के बारे में, कोई केस आपने हैंडल किया है अभी तक, तो अगर कोई भी ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट होता है, इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन, तो इस इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर केस का नाम क्या होता है? सपोज करिए ऑफेंस किया है रमेश ने, तो होता है स्टेट वर्सेस रमेश। यहां पे स्टेट कौन है? ये इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे स्टेट बन गया है, और रमेश जिसने मर्डर किया है। तो इस तरीके से जो है जब चार्जशीट फाइल होती है तो केस ऐसे बनता है। सबसे पहले एफआईआर होती है,
एफआईआर होने के बाद सबसे पहले ऑफेंस होता है, ऑफेंस होने के बाद एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होने के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है। पुलिस रिपोर्ट दो टाइप की होती है, या तो आपकी चार्जशीट होती है या आपकी होती है फाइनल रिपोर्ट, जिसे एफआर कहते हैं। एफआर मतलब कोई केस नहीं बना, चार्जशीट मतलब केस बना, हमने चार्ज लगा दिए अपने हिसाब से। तो जब चार्ज लग जाते हैं उसके बाद ये कंडीशन आ जाती है, ये नाम तभी सामने आता है, स्टेट वर्सेस रमेश। इससे पहले जब तक चार्जशीट नहीं लगती तब तक स्टेट वर्सेस रमेश नहीं होता है। सिंपल सा एक क्राइम नंबर अलॉट होता है। क्राइम नंबर आप मान लो 880/24। जब तक चार्जशीट नहीं लगेगी क्राइम नंबर से जाना जाएगा वो केस, वो ऑफेंस, वो इंसिडेंट। जैसे ही चार्जशीट लगती है वो केस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आई। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्राइम नंबर से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे ही चार्जशीट फाइल हो जाती है वैसे ही वो केस नंबर में चेंज हो जाता है। ये आ गई सीआरपीसी की बात। जब हम सीआरपीसी मतलब बीएनएसएस पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो अब 33rd में मैंने आपको बता दिया कि किस केस में आप किसी व्यक्ति के लिए अपनी जान बचाने के लिए क्या कर सकते हो। मर्डर नहीं कर सकते हो और कोई ऐसा ऑफेंस नहीं कर सकते हो जो स्टेट के अगेंस्ट है और जिसकी सज़ा डेथ है। बाकी आप सब कर सकते हो जब आपको लगे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी मृत्यु तत्काल, इंस्टेंट वर्ड का यूज़ हुआ है, तत्काल मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन 1, ए पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से ये अंदाज़ा लगा के कि सपोज करो कि कहीं डकैती पड़ती है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो कि ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, लोहार है, वो चाबी बनाना जानता है, ताला तोड़ना जानता है, ठीक है। तो कहीं पे डकैती पड़ी और डकैत जो है किसी घर का ताला तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे हैं, और वो वहीं छुपा हुआ है। लेकिन वो डर गया कि यार अगर मेरे ऊपर इनकी नज़र पड़ गई और इन्हें ये मालूम पड़ गया कि ये ब्लैक स्मिथ है, ये ताला तोड़ना जानता है और ये जानबूझकर हमारी हेल्प नहीं कर रहा था, तो ये मुझे मार देंगे। और वो खुद ब खुद जाके उनसे कहता है कि सर मुझे मत मारना, मुझे तो लॉक ओपन करना आता है, तोड़ना आता है, लाइए मैं आपकी हेल्प कर दूं। ठीक है, और वो ऐसा करता है और फिर ऑफेंस कमिट हो जाता है, डकैती हो जाती है, साथ में मर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या उसको खतरा था इंस्टेंट डेथ का? नहीं था। वो केवल अपने अंदाजे पे, केवल अनुमान पे ही जाके उनसे खुद अपनी मर्जी से जाके मिला है और उसने उस ऑफेंस में पार्टिसिपेट किया है, तो उसको वहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बोलता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है, ए पर्सन सीज्ड बाय ए गैंग ऑफ डकैत, किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया, किसने? डकैत के गैंग ने, ठीक है, एंड फोर्स्ड, और उसको फोर्स किया गया, बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, कि तुम्हारी तुरंत मौत कर देंगे, तुम्हारी तुरंत डेथ हो जाएगी, टू डू अ थिंग विच इज़ एन ऑफेंस बाई लॉ, किसी अपराध को करने के लिए उससे बोला कि ये ऑफेंस करो वरना तुम्हारा अभी तुम्हें हम गोली मार के तुम्हें यहाँ पे मार देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ ए हाउस फॉर द डकैट टू एंटर एंड प्लंडर इट इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। ठीक है भाई, क्या है, देखिए उसने किसी का मर्डर नहीं किया, उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया जो कि स्टेट के अगेंस्ट पनिशेबल है और जिसकी पनिशमेंट डेथ है। डकैत के गैंग ने उसको बंधक बनाया, बंधक बनाने के बाद उससे बोला कि ये ताला खोलो, इस डोर को ओपन करो वरना हम तुम्हें मार देंगे, अभी तुरंत मार देंगे। तो उसने डोर ओपन कर दिया। तो वहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ थ्रेट उसको ओपन करना पड़ा वो डोर, और उस वजह से एंट्री हुई डकैत्स की, फिर आगे जो भी हुआ तो वो उसके लिए लायबल वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन 32 मेरा कंप्लीट होता है। 33 पे आते हैं, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ठीक है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। मतलब ऐसा कोई छोटा मोटा, किसी को आपने चिकोटी काट ली, किसी को हल्का सा आपने नाखून गड़ा दिया, किसी को आपने हल्का सा धक्का दे दिया, इतना छोटा सा एक्ट कि कोई व्यक्ति उस पर जल्दी, एक आम आदमी, एक प्रूडेंट व्यक्ति नॉर्मल कोर्स में शिकायत ही नहीं करता। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं,
आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं आप ऐसे ही क्राउड एरिया में जाते हैं जहाँ पर आपको धक्का लगना, कभी कभी आप गिर जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो इसका अब आप कंप्लेंट करोगे जाके थाने पे कि सर मैं गया था वहाँ रेलवे स्टेशन, इस व्यक्ति ने मुझे धक्का दे दिया, ये भी चढ़ रहा था, मैं भी चढ़ रहा था, हम दोनों को इसकी वजह से मुझे धक्का लग गया, मैं हल्का सा इम्बैलेंस हो गया, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। तो यार इतनी छोटी सी चीज़ का आप थोड़ी कंप्लेंट करोगे वहाँ पे जाके, और इतनी सी छोटी चीज़ को कानून भी अपराध की श्रेणी में नहीं मानता, एक स्लाइट हार्म मानता है, छोटा सा, जो कि ऑर्डिनरी डेज में, डे टू डे में हमें लगता रहता है, होता रहता है। तो इतने छोटे हार्म को ऑफेंस की श्रेणी में नहीं लाया जाता। तो यहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस का जो चैप्टर है वो होता है फिनिश। अब जनरल एक्सेप्शंस से जुड़े पीडीएफ विद रेलेवेंट केस लॉज विद इलस्ट्रेशंस, और वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी लैंग्वेज में, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल शब्दों में बना के मैं अपना नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ में। बहुत जल्दी आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। बहुत मेहनत लगती है इस काम में, नोट्स प्रिपरेशन में, क्योंकि काफ़ी बुक्स, एक तरह से रिसर्च करना पड़ता है, चीज़ों को कंपाइल करना पड़ता है। द सिंगल बुक इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेक अ नोट्स और मेक अ प्रॉपर नोट्स। यू हैव टू गो थ्रू अ वेरियस बुक्स एंड यू हैव टू इन्वॉल्व योर टाइम इन अ वेरी काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है उसके लिए, और तब जाके आपको कुछ रिलेवेंट चीज़ें मिलती है, रिलेवेंट केस लॉज मिलते हैं। केस लॉज तो बहुत भरे हुए हैं, लेकिन हमें क्या चूज़ करना है, जो अभी लीडिंग केस है उसको नोट्स में देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया नोट्स को सीरियस लीजिए और नोट्स को पढ़िए, ठीक है। मैंने उसमें कमेंट्स भी डाले हैं, टिप्पणियाँ भी करी हैं कि जो प्रोविज़न्स हैं उसको और कैसे इजी बनाया जाए अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज तो वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेट है। ये बेयर एक्ट है, इसमें तो वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी ज़रूरत क्या थी, तो मेरी ज़रूरत वहीं पे थी कि इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दिया जाए, और क्या, वरना पढ़ तो आप भी लोगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे। मेरा आज जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, और अब मैं आता हूँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे। पीडीएफ आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि पीडीएफ अभी जो नोट्स हैं वो मैं अपनी हैंड रिटन लैंग्वेज में देकर टाइप करने को मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको बैठ के टाइप भी करूं, और इसलिए मैंने उसको टाइप करने के लिए दिए हुए हैं। वो टाइप होके जैसे ही आता है तो मुझे पीडीएफ भी मिलेगा, और अपने लिए मैंने हार्ड कॉपी भी उसकी मांगी है। तो जैसे ही मेरे पास पीडीएफ मिलता है, वो पीडीएफ आपके पास सेंड हो जाएगा और आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आरपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए, प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, अपनी सुरक्षा करना, अपनी रक्षा करना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को ये कोई हक नहीं है कि कोई हमें मारे पीटे या हमें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। इसका हक हमें पूरी तरीके से कानून ने दिया हुआ है, जिसे हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। अब देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या केवल शरीर का होता है? जी नहीं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है दो चीज़ों का, एक शरीर का और एक प्रॉपर्टी का। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या केवल अपने शरीर का होता है? जी नहीं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने शरीर का भी होता है, और किसी अन्य के शरीर का भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मतलब आरपीडी आप कर सकते हैं। और सेम कंडीशन प्रॉपर्टी में भी है। अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए या दूसरे की प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आप स्टेप उठा सकते हैं और डिफेंस में आ सकते हैं। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस जैसे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, रॉबरी, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी का भी और किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी का भी आप डिफेंस कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल इंट्रो था। आइए प्रोविज़न पे चलते हैं, देखते हैं प्रोविज़न इसके बारे में क्या कहता है। ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस। सेक्शन 34 ऑफ बीएनएस कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी अपराध नहीं है, विच इज़ डन, जो किया जाता है अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते में। भाई अगर मैं अपने आप को नहीं बचाऊंगा तो या तो मैं मर जाऊं तो मुझे उसको मारना पड़ा। भाई अगर आपके ऊपर कोई फायर कर रहा है, आपके ऊपर कोई जिसे कहते हैं कि
फायरिंग कर रहा है, शूट कर रहा है, तो आप अपने आप को बचाओगे ना। और उस बचाने के चक्कर में अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप किसी प्रकार के भी अपराधी नहीं बनते हो, क्योंकि आपने अपने आप को बचाना था उस समय। या तो आप मर जाते तो कोई बात ही नहीं थी। तो सेक्शन 34 सिंपल लैंग्वेज में यही प्रोवाइड करता है। अब एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, सेक्शन 35 पढ़ रहा हूँ। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 37। सेक्शन 37 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके अंदर रहते रहते हमें अपनी आरपीडी का यूज़ करना है, जो कि पढ़ेंगे हम आगे। टू डिफेंड हिज ओन बॉडी, अपना शरीर, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति का शरीर, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, किडनैपिंग, एबडक्शन, रेप, ये सब ऐसे ऑफेंस हैं जो कि अगेंस्ट द बॉडी होते हैं। अब आते हैं बी, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, अचल या चल संपत्ति, ऑफ हिमसेल्फ, अपनी, और ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और व्यक्ति की, against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass। या तो theft, robbery, mischief और criminal trespass करने के लिए या उसका प्रयास करने के लिए, अगर ऐसा कर रहा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी का और किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी का आप डिफेंस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ। व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट that offense by reason of youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। मतलब क्या है कि अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत ड्रंकन है, उसने काफ़ी कुछ लिकर कंज्यूम किया हुआ है, तो वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में तो है नहीं, वो तो बिल्कुल इस समय मैड हो रखा है, उसको तो कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अब वो शराब पिया हुआ है, तो क्या आप उसको खुला छोड़ते हो कि वो किसी व्यक्ति की या मेरी डेथ कर दे? नहीं। अगर वो ऐसा करने को आगे बढ़ता है, मान लो वो स्टोन उठा लेता है या आयरन रॉड ले लेता है या उसके पास गन है, वो आपके ऊपर शूट करता है, तो क्या आप ऐसे एकदम खड़े रहोगे कि हाँ भाई ठीक है, तूने इस समय ड्रिंकिंग की हुई है, तू ड्रंक है और तेरे पास लाइसेंस है कि तू मुझे मार दे? नहीं। आपके पास लाइसेंस कानूनी दिया कि आप अपनी रक्षा वैसे ही करोगे जैसे आप करते उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो कि बिल्कुल एक क्या होता, एक प्रूडेंट व्यक्ति करता है, एक विद्वान व्यक्ति करता है, एक वो व्यक्ति करता है जो पूरी तरीके से क्या है, सेंस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिंपल सा बोला गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो यूथ है, अभी बिल्कुल यूथ है, उसे कुछ नहीं पता क्या सही क्या गलत, ठीक है, मात्र 15-17 साल का है, जिसको कि अभी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, ठीक है, मूर्ख है, इडियट है, ठीक है, और सेंस में नहीं है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ड्रंक किया हुआ है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके अगेंस्ट कोई एक्ट करता है तो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप अपने आप को डिफेंड करें, और ये मान के डिफेंड करें कि मानो वो व्यक्ति बिल्कुल होश में है, वो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है, वो इन चारों में से किसी प्रकार का भी नहीं है। तो ये आपको लॉ ने दिया हुआ है, इसमें आप अपना बचाव पूरी तरीके से करेंगे। अगर कोई पागल व्यक्ति किसी पर पत्थर फेंक रहा है तो उस व्यक्ति को बचने का हक है कि वो उसे बचे, वहां होके खड़े होके मरे नहीं, बचे। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। जेड है ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए, एक पागल व्यक्ति है, वो अटेम्प्ट करता है ए को मारने का। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसको क्या मिल जाता है, अनसाउंडनेस का ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि अनसाउंड है। बट ए हैज़ अ सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन ए के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन, अगर सेन एक कैसा होता, एक बिल्कुल सही होता, किसी प्रकार का वो अनसाउंड ना होता, उसने ड्रंक ना किया होता, तो वो उसके खिलाफ ऐसा काम, उसके खिलाफ अपना बचाव करता, तो वो अब भी ऐसा बचाव करेगा। मतलब अपना बचाव हमें करना है, उसका हमारे पास पूरा अधिकार है, चाहे आप होश में हैं चाहे आप पिए हुए हैं। मैं अपना बचाव वैसे ही करूंगा जैसे कि एक मैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट करता जो कि प्रॉपर होश में होता। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आप पढ़िएगा बी वाला। अब 37 क्या है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कहां पे नहीं है, ठीक है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
ए उस एक्ट के अगेंस्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। मतलब अगर आपको ये आशंका नहीं है कि आपकी डेथ हो जाएगी या आप ग्रीवियस हर्ट हो जाएंगे तो आप क्या नहीं कर सकते, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। मतलब अगर आपको ये एप्रहेंशन नहीं है, आपको ये इसे कहते हैं कि आपकी ये सोच नहीं है, आपको ये संभावना नहीं दिख रही कि आपकी मृत्यु हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट हो जाएंगे, और ऐसा कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है कौन, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जैसे दरोगा जी हैं, किसी को पकड़ने जा रहे हैं और पकड़ने में क्या है, पकड़ने में वो उसको दौड़ा रहे हैं और वो भाग रहा है और दरोगा जी पकड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसको मरने का डर है? जी नहीं। क्या यहाँ पे वो ग्रीवियस हर्ट हो सकता है? जी नहीं। तो यहाँ पे उसको आरपीडी का भी अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, जो दरोगा जी हैं, जो एसआई हैं, वो एक गुड फेथ में, क्योंकि वो पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, वो लॉ की ड्यूटी कर रहे हैं, ही इज बाउंड बाय लॉ, दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। कभी कभी होता क्या है कि ऑफेंडर दौड़ रहा है, नहीं काबू में आ रहा है, तो उसके पैर में गोली मार दी, जस्टिफाइबल बाय लॉ तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पैर पे गोली मारने पे कोई मरता नहीं है, ये भी बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि वो उसके पास आरपीडी नहीं है। सेकंड, अगर उन्हीं दरोगा जी के डायरेक्शन पे, पहले में क्या था कि दरोगा जी खुद कर रहे हैं, दूसरे में उनके डायरेक्शन पे कोई और कर रहा है, तो उसको भी वहाँ पे अधिकार नहीं है कि वो आरपीडी करे। अगर एप्रहेंशन कैसा नहीं है, संभावना कैसी नहीं है, ना डेथ होने की है ना ग्रीवियस हर्ट होने की है, तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता। इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स, अगर आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को कॉल कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, इतना समय आपके पास है तो आप उनको कॉल करिए, उनको बुलाइए। यहाँ पर भी आपकी आरपीडी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है कि आप कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं उन अथॉरिटीज़ को जो आपको सेव कर सकती है, सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकती है। अब एक्सप्लेनेशन 1 पे आते हैं, उससे पहले सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतना ही करिए जितनी आवश्यकता है। अगर आपका पर्स चोरी कर रहा है थीफ, तो आपका पर्स अगर आपने बचा लिया है तो आपका इतना राइट बनता है कि आप उसको प्रॉपर अथॉरिटी को सौंप दें, उस व्यक्ति को, उस चोर को। ये नहीं कि आप उसकी हत्या ही कर देंगे। तो उतना ही आपको आरपीडी इस्तेमाल करनी है जितने में जो कि एक्सीड ना करें। देखिए, आरपीडी का मतलब ये नहीं, आरपीडी कोई तलवार नहीं है कि आप उससे किसी को काट देंगे। आरपीडी एक आपका बचाव है, आपको बचाव करना है, आपको किसी पर हमला नहीं कर देना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 1 पे। द पर्सन इज नॉट डिप्राइव ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन एक्ट इन पब्लिक। मतलब अगर आपको, देखिए अब क्या है कि दरोगा जी हैं, दरोगा जी बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं कि एकदम नॉर्मल कपड़ों में है, वर्दी में नहीं है, तो कौन पहचान पाएगा कि आप दरोगा हो यार? कोई नहीं पहचान सकता। और अगर वो आपको दौड़ा रहे हैं, आपके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, आपके पैर पे गोली मार रहे हैं, तो अब आपका पूरा अधिकार है, ठीक है। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता, नॉर्मल व्यक्ति किसी को भी नहीं पीट सकता, उसको लाइसेंस नहीं मिला है। और अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है और वो एक नॉर्मल कपड़ों में है और वो अगर ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे अगले आदमी को ये नहीं प्रतीत हो रहा कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तो वहाँ पे वो अपना आरपीडी कर सकता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। उसे तो लग रहा है कि भाई एक लेमैन है, एक स्ट्रेंजर है, मेरे ऊपर हमला कर रहा है, तो मुझे अपना आरपीडी का यूज़ करना है, मुझे इसे भी पीटना है या उससे बचना है, तो वो कर सकता है। A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if the authority has in writing, unless he produce such authority if demanded। मतलब ऐसा ही है, दरोगा जी ने किसी और को भेजा कि जाओ इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, वो व्यक्ति एकदम नॉर्मल यूनिफॉर्म में गया, पैंट शर्ट में, नॉर्मल वर्दी नहीं है, वो व्यक्ति उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा, और वो व्यक्ति क्या करने लगा, अपना बचाव करने लगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर उस भेजे हुए व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी नहीं दी उस व्यक्ति को जिसको वो अरेस्ट करने गया है, कि देखो मुझे दरोगा जी ने भेजा है, मेरे पास ये वारंट है, मेरी ये आइडेंटिटी है, मैं इस पोस्ट पे हूँ और आपको मेरे साथ चलना है, ये कोर्ट का ऑर्डर है या ये एसआई साहब का आदेश है, अगर वो ऐसा नहीं बताता है तो वो उसको आरपीडी करने का पूरा हक बनता है, क्योंकि एक स्ट्रेंजर व्यक्ति किसी दूसरे स्ट्रेंजर व्यक्ति को ऐसे कन्फाइन नहीं कर सकता, ऐसे पकड़ नहीं सकता, ठीक है।
तो सेक्शन 37 हमारा इसी पे बात करता है। अब सेक्शन 38, 39 देखिए, अब सेक्शन 38 है, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, ये सेक्शंस हमारे कुछ बचे हैं। इसको मैं आपके साथ अब कल कंटिन्यू करूँगा। तो अभी आपका जो मेन वर्क है आज का वो यही है कि आप जो पीडीएफ सेंड की गई है आरपीडी की उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो लेक्चर है उसको अच्छे से सुन लीजिए, जो भी दिक्कत हो उसको बाद में पूछ लीजिए, चाहे व्हाट्सएप करके चाहे कॉल करके। अगर आपकी कॉल मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ, इट मीन्स आई एम बिजी समवेयर, बट आई विल कॉल यू लेटर, इट इज़ डेफिनेट। तो मैं कॉल आपको ज़रूर करूँगा। तो आप जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है सेक्शन 37 तक, उसको भी और प्रीवियस जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको भी आप रिवाइज़ करिए। आपको सारे के सारे नोट्स, परफेक्ट नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको मैं शॉर्ट टाइटल, कमेंट्स, एक्सटेंड, प्रियम्बल, सबसे बहुत बेहतरीन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उस नोट्स को गो थ्रू कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्री भी निकल जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। तो चलिए कल फिर मिलता हूँ अपने बचे हुए प्रोविजंस ऑफ आरपीडी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, नमस्कार।